अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। वालेकुम सलाम सर। अभी आवाज़ सही है? आपको स्क्रीन भी शेयर हो रही है? यस यस सर, आवाज़ भी ठीक है सर। ठीक है। स्क्रीन पे आपको क्या लिखा हुआ नज़र आ रहा है? सर जी ऑप्टिकल ऑप्टिकल एंड एंड इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉइज। जी बिल्कुल ठीक है। चलें 2-4 मिनट देख लेते हैं, सारी क्लास मुकम्मल हो ले फिर स्टार्ट कर देते हैं। जी ठीक है सर। सर जी वीडियो लेक्चर शेयर कर दीजिएगा सर। क्या चीज़? सर जी लेक्चर शेयर कर दीजिएगा। लेक्चर सारे शेयर किए लास्ट हुए हैं, लेक्चर वाली कहते हैं स्लाइड ना आज थी। वाली। बैक से हमारा एक लेक्चर मिसिंग है, शायद आपने हमें फाइल सेंड नहीं की। कौन सी वाली? यस सर। सर मैं आपको चेक करके बताती हूँ, 1 मिनट सर। जी कौन सी? सर जस्ट 1 मिनट में आपको चेक करके बताती हूँ। हाँ जी। हाँ जी स्टार्ट करें। आपको आवाज़ आ रही है मेरी? हेलो स्टूडेंट्स, आपको जी आवाज़ सर। आ रही है मेरी? यस सर, आ रही है आवाज। अभी आई। ओके जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज स्लाइड्स की इलेक्ट्रिकल एंड ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो, जनरली हमने काफ़ी सारी प्रॉपर्टीज ऑफ क्लाइड्स डिस्कस की थी। याद करें कि शुरू वाले लेक्चर्स में हमने डिस्टिंग्विश करने के मेथड्स या प्रॉपर्टीज डिस्कस की कि कैसे हम कोलाइड्स को ट्रू सॉल्यूशन और सस्पेंशन से डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। वो प्रॉपर्टीज की ही बेस पे करते थे। मसलन कोलाइड्स का साइज क्या है, उनकी फिल्टरेबिलिटी जो है अल्ट्रा फिल्टर पेपर में से ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर में से, उनका सेटल डाउन होना, उनका बाकी प्रॉपर्टीज में कि विजिबिलिटी कैसी है आम हालात में, नेचर कैसी है, होमोजेनियस है, हेट्रोजीनियस है, वगैरह वगैरह। तो हमने उनकी जनरल प्रॉपर्टीज पहले से डिस्कस की थी, लेकिन उसमें से जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वैसे तो कोई भी चीज़ जो है वो गैर अहम नहीं है, तो कोलाइड्स की सारी प्रॉपर्टीज हैं वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन ऑप्टिकली या इलेक्ट्रिकली भी हम उनकी प्रॉपर्टीज को सेपरेट से डिस्कस कर सकते हैं। और वो ऑप्टिकल और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज क्या हैं, वन बाय वन हम देखते हैं। तो अभी जो मैं डिस्क्राइब करने जा रहा हूँ वो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड्स हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइड, ऑप्टिकल जो लफ्ज है उसका मतलब है जो चीज देखने से ताल्लुक रखती हो, जो हम आंखों से ऑब्जर्व करते हैं। अब यानी देखने से जो जो ताल्लुक रखने वाली चीजें हैं वो ऑप्टिकल्स कहलाती है। जिस तरह ऑप्टिकल फाइबर, या आपने ग्लासेस वाली जो शॉप्स हैं उन पे देखा होगा रफीक ऑप्टिक्स या फलां ऑप्टिक्स या फलां ऑप्टिक्स वगैरह वगैरह। तो वो जो ऑप्टिक्स है असल में आंखों से रेलेवेंट चीज़ों को हम ऑप्टिकल बोलते हैं। ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में हमारे पास पहली प्रॉपर्टी
जिसको हम डिस्कस करेंगे वो है ऑप्टिकल रोटेशन, यानी कोलाइड्स में ऑप्टिकल रोटेशन होती है या नहीं होती, अभी डिस्कस करते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो हम डिस्कस करेंगे कोलाइड्स में वो ऑप्टिकल एनआइसोट्रॉपी है। एंड द थर्ड वन इन ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज इज टाइडल इफेक्ट। इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में जो हम डिस्कस करेंगे, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज में जो कि इलेक्ट्रिसिटी से रेलिवेंट है, नंबर 1 पे इलेक्ट्रोफोरेसिस या जिसे कैटाफोरेसिस भी बोलते हैं, नंबर 2 पे इलेक्ट्रोओस्मोसिस या इसे इलेक्ट्रो एंडोस्मोसिस भी बोलते हैं। द थर्ड वन electrical property is called streaming potential and the fourth one is called sedimentation potential। ये sedimentation potential को हम ड्रोन इफेक्ट भी बोलते हैं। ये तो जब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो डिटेल में जाएंगे। अभी मैं ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में फोकस कर रहा हूँ। नंबर 1 ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में अगर आप देखें, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज में पहला मैंने बोला ऑप्टिकल रोटेशन। ये जो ऑप्टिकल रोटेशन है उसमें जाने से पहले, ऑप्टिकल रोटेशन को समझने से पहले आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी या प्लेन पोलराइज्ड लाइट का पता होना चाहिए। ऑप्टिकल रोटेशन यानी वो वाले कंपाउंड जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करें, इस रोटेशन को हम ऑप्टिकल रोटेशन बोलते हैं। और वो जो रोटेट करें उन कंपाउंड्स को हम कहते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव हैं। वो ऑप्टिकली एक्टिव होने के लिए आपने ये पहले पढ़ा हुआ है पहले सेमेस्टर्स में कि ऑप्टिकल एक्टिव कौन से कंपाउंड्स होते हैं। द कंपाउंड्स हैविंग कायरल कार्बन आर कॉल्ड ऑप्टिकल एक्टिव, यानी जिनमें कायरल कार्बन हो। वो कायरल कार्बन क्या होती है? ऐसी कार्बन जिसके साथ चारों साइड पे डिफरेंट ग्रुप्स अटैच्ड हों, एक जैसे सिमिलर ना हो, वो ऑप्टिकल एक्टिव होगी, कायरल कार्बन कहलाएगी। ऑप्टिकल एक्टिव होने से पहले मैंने कहा कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को वो रोटेट कर सके। ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट मैंने बोला, इसको जरा डिस्क्राइब करते हैं कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। आपको मालूम है कि हमारे पास जो 3 कोऑर्डिनेट्स है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, हम इसमें किसी भी चीज को यानी 3 डायमेंशंस में हम डिस्क्राइब कर सकते हैं 3D में। तो ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस यानी कोऑर्डिनेट्स हैं जो कि किसी चीज की पोजीशन को डिस्क्राइब करते हैं। अब जरा इनमें इनको अगर प्लेन के तौर पे कंसीडर करें, अब बात को समझिएगा। अगर आप लैपटॉप को ओपन करें, लैपटॉप का डिस्प्ले बिल्कुल आपके सामने आपके चेहरे के नजर आ रहा हो, और जो उसका कीबोर्ड है वो नीचे वाले प्लेन में हो, और फिर एक साइड वाली सरफेस भी है, ये प्लेन्स बन रहे हैं। या अगर आप कमरे में गौर करें तो एक तो हो गया फर्श जिसके ऊपर आप चल फिर रहे हैं, एक प्लेन वो है। दूसरा दीवार वाला प्लेन है जो कि आपके बिल्कुल सामने वाली दीवार है। आप अगर फर्श पे खड़े होके किसी कमरे में सामने वाली दीवार को देखें तो एक तो प्लेन हो गया जो आपके सामने है, उसे मैं वाई एक्सिस कह रहा हूं, और एक प्लेन मैं वो कह रहा हूं कि जो आपके पाँव के नीचे है यानी एक्स एक्सिस जो जमीन है, और तीसरा प्लेन आपके राइट साइड पे कह लें या लेफ्ट साइड पे, तीसरा जिसे मैं जी एक्सिस बोल रहा हूं। तो 3 प्लेन्स या 3 कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं। अब अगर मैं कह रहा हूं कि कोई ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड होगा तो वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करेगा। ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट कैसे करेगा, या प्लेन पोलराइज्ड लाइट में पहले प्लेन्स को मैं समझा रहा हूं, बात समझ रहे हैं? आवाज आ रही है मेरी? जी जी आ रही है। सबको आवाज आ रही है? जी सर आ रही है। सर ये सादिया माँ कोई है, इसको लीव करवा दें, ये डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है। 1 मिनट, क्या हो रहा है उनको? सर ये डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है, इसे एग्जिट करवा दें। क्या डिस्टरबेंस क्रिएट कर रही है? सर ये कोई अननोन है, आप जरा चैट पढ़ के देखें। जी चैट पढ़ें सर, आप चैट पढ़ें। चैट पढ़ें सर।
अच्छा एक ये मिनट कोई अननोन है। जी एक मिनट, कोई मसला नहीं, परेशान नहीं हो। सर ये अमार को अच्छा चलें, कोई नहीं, ये परेशान होने वाली बात नहीं, ये उनका आपस में पर्सनल है, इसको आप इग्नोर नहीं करें। सर जी, पर्सनल नहीं है, मुझे नहीं पता कौन है सर जी है। जी सर ये कोई तंग कर सर ये रहा है ऐसे ही। पर्सनल है तो यहाँ पे क्यों आ रही है? तो कोई बात नहीं, खैर है, आप इग्नोर करें, सर ऐसे कैसे इग्नोर कर दें? छोड़ो आप जेलस बातें सबके सामने नहीं होती। भाई, आप जेलस फील ना करें, आप अपनी पढ़ाई पे तवज्जो दें, समझे कि आपने कुछ नहीं पढ़ा, कुछ नहीं सुना। सर ऐसी बातों के बाद पढ़ाई पे कौन तवज्जो देता है? जी अच्छा, हम बात कर रहे थे। सर जी आप पढ़ाएं सर जी। जी भाई, आप इग्नोर करें इन मैसेजेस को, आप आगे चलें, ये यही चीज तो आपकी सर जी लर्निंग। इग्नोर कर रहे हैं, आप पढ़ाएं। मेरी बात सुने स्टूडेंट्स, यही तो एजुकेशन है कि आपने ये पढ़े भी थे तो आपने इग्नोर करने थे, आपने किस, देखो ये उनका पर्सनल है, जिसका भी है, जो भी है, ठीक है, आप अपने लेक्चर पे फोकस करें, ठीक है। हाँ जी, मैं कह रहा था प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है, मैं इसको डिस्कस कर रहा था। प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जरा समझिएगा। मैंने कहा कि 3 प्लेन्स हैं, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जी एक्सिस। अभी अगर मैं आपको ये समझाऊं, ये कॉन्सेप्ट्स में देने की कोशिश कर रहा हूं, चूंकि मैं आपके सामने इस वक्त नहीं हूं, क्लास में हम नहीं हैं, तो मुझे बोल के ये समझाना पड़ रहा है, लेकिन उम्मीद है कि आप इसको इमेजिन करेंगे, विजुअलाइज करेंगे। आप अपनी इमेजिनेशन में देखें, सपोज आपके पास जो बालों वाला ब्रश होता है, वो गोल वाला, एक गोल वाला ब्रश होता है, अगर वो आपके पास हो तो उसके ऊपर वो जो बालों को कॉम्ब करने के लिए जो जो डंडियां सी लगी होती हैं, वो समझें कि वो रेडिएशंस हैं, और वो हर एक्सिस में, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस, हर डायरेक्शन में है। लेकिन अगर उनके सामने उनको मैं प्लेन पोलराइज्ड करना चाहूं, यानी उनके ऐसे पोल्स बनाना चाहूं कि वो एक प्लेन में आ जाए, तो मैं क्या करूंगा, मैं उसके सामने, सपोज अगर उस गोल वाले ब्रश के जो गोल वाला एंड है, उसके सामने 2 पेज ऐसे खड़े कर दूं, 2 पेज ऐसे सामने कर दूं कि सिर्फ उसमें से ऊपर और नीचे वाला जो जो डंडी है वो गुजर सके, बाकी ना गुजर सके, तो इट मींस कि वो एक्स एक्सिस वाली नहीं गुजर रही, वाई वाली सपोज गुजर रही है, जी वाली नहीं गुजर रही, तो इट मींस कि एक प्लेन वाली रेडिएशंस गुजर रही हैं, तो इसे मैं प्लेन पोलराइज्ड कहूंगा। एक लफ्ज होता है मोनोक्रोमेटिक। मोनोक्रोमेटिक का मतलब ये है कि जब क्रोमा का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी या कलर, पहले इसको असल में ये कलर से रेलेवेंट है, तो चूंकि डिफरेंट कलर्स की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, जिस तरह आपके पास विजिबल रीजन में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड है, जो कि तकरीबन आप कह लें कि 400 से 750 नैनोमीटर तक की वेवलेंथ्स हैं, तो उनमें से जो 400 वाली यानी वायलेट वाला रीजन है, तो वो वायलेट कलर को 400 वाली नैनोमीटर वाली वेवलेंथ डिनोट कर रही है। इसी तरह रेड वाली 750 के राउंड अबाउट। तो ये असल में वेवलेंथ का ही आगे आप अगर पढ़ें तो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ आपस में रेसिप्रोकल हैं, और तो ये जो फ्रीक्वेंसी है, असल में फ्रीक्वेंसी किसी कलर को डिनोट करती थी, तो क्रोमा मीन कलर, क्रोमा
से ही मोनोक्रोमेटिक हुआ कि जब एक कलर को कहें यानी एक फ्रीक्वेंसी फिक्स करें। जब आप कोई एक फ्रीक्वेंसी या एक वेवलेंथ या एक वेव नंबर फिक्स कर लें, कोई एक एनर्जी वाली रेडिएशन लिमिटेड कर लें पूरी रेंज में से, मसलन विजिबल रेंज में से मैं कोई एक नंबर उठा लेता हूँ, सपोज 550, तो ये जो 550 मैंने रेंज में से उठाया ये मोनोक्रोमेटिक होगी। मोनोक्रोमेटिक की आपको समझ आ गई। प्लेन पोलराइज्ड को समझाने के लिए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ये जरा समझिएगा। ये अगर लाइट सोर्स है, इसके सामने जिस तरह मैंने कहा कि हर साइड पे ब्रश जो गोल वाला ब्रश है, ये वाली रेडिएशन वाई एक्सेस एक्स एक्सेस वगैरह वगैरह जा रही है। सामने मैंने फिल्टर लगा दिया और सामने सिर्फ ऊपर और नीचे वाला एक एक्सेस वाली पास आउट कर सके। इसी को समझाने के लिए ये जरा अभी देखिएगा, राइट हैंड साइड पे आपके सामने ब्लू प्लेन जो कि अप एंड डाउन, ये वाई एक्सिस वाला प्लेन है। जिस तरह के आपके सामने मोबाइल आपने दीवार के साथ खड़ा किया हो, या आप अगर कहें कि आपके सामने वाली दीवार वाला जो प्लेन है, सपोज ये वाला प्लेन जो है ये ऊपर और नीचे जिस तरह मैं कह रहा हूँ ये एक ब्लू लाइन पास कर रही है, लेकिन दूसरा प्लेन जो येलो या रेड है वो पास नहीं कर रहा। इसमें वाई एक्सिस तो पास कर रहे हैं, एक्स और जेड नहीं कर रहे। एक्स इसमें रेड कलर का था, तो ये फिल्टर जो है इसको प्लेन पोलराइज्ड कर रहा है। ये आप देख रहे हैं इधर से ज्यादा हर प्लेन वाली रेडिएशन या वेव जा रही थी, लेकिन फिल्टर उसको सिर्फ सामने वाले एक प्लेन को गुजरने दे रहा है। तो ये जब इस एक को गुजरने दे रहा है तो मैं इसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहूंगा। या इस वर्टिकल की बजाय अगर मैं दूसरे हॉरिजॉन्टल वे में एक्स एक्सिस वाले में देखूं तो ये रेड वाला, अब मैंने फिल्टर दूसरी साइड पे डायरेक्ट कर दिया, तो अब क्या हो रहा है, रेड वाले प्लेन को जो कि इस ब्लू वाले के परपेंडिकुलर 90 के एंगल पे था, यानी जिस तरह लैपटॉप को आप कंसीडर करें आपने खोल के रखा हो तो सामने डिस्प्ले ब्लू वाला था और रेड कीबोर्ड वाला प्लेन है, तो इस तरह ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहलाएगी। अब जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट हो, सपोज एक कोई प्लेन हम कर ले, तो ये अगर आप इस लेफ्ट साइड पे पिक्टोरियल डायग्राम में देखें, ये वाला प्लेन आपके पास आ रहा है और यहाँ पे आपने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड रखा हो जिसमें कायरल कार्बन हो। कायरल कार्बन वो जिसके साथ 4 डिफरेंट ग्रुप अटैच्ड हो। तो फिर क्या करेगा, ये इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट या लेफ्ट साइड पे रोटेट कर देगा। अब जब रोटेट करेगा, अगर लेफ्ट साइड पे करे तो लीवो और राइट साइड पे करे तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। इस प्रॉपर्टी को आप देख लेते हैं कि कितना वो रोटेट हुआ, यहाँ पे रीडिंग ले लेते हैं और इसको आप कहते हैं यहाँ पे विजिबल, यानी इसको चेक करके ऑब्जर्व करके ऑब्जर्वर कहता है कि इतना एंगल रोटेट हुआ, इसको सीधा होना चाहिए। अब ये इस साइड पे रोटेट हुआ तो ये इतनी रोटेशन है, ये एंगल ऑफ रोटेशन। अगर किसी कंपाउंड में ये प्रॉपर्टी हो कि वो प्लेन पोलराइज्ड मोनोक्रोमेटिक प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करे, तो फिर हम कहते हैं कि ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है, यानी उसमें कायरल कार्बन भी है, या यूं कह सकते हैं कि उसमें ये प्रॉपर्टी है कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है, यानी लाइट को रोटेट कर सकता है। अब ये जो हमारे पास कोलाइड्स हैं, कोलाइड्स भी ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं। कोलाइड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं और वो एक्टिविटी शो करते हैं। अब वो जो एक्टिविटी शो करते हैं उसको रोटेशन को, या ये पहले भी आपने फार्मूला पढ़ा हुआ है, मैं जरा इसको फिर ऑप्टिकल रोटेशन को, ये रोटेशन है, ये अल्फा जो है ये रोटेशन है, एंगल ऑफ रोटेशन। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, अगर आपने दो कंपाउंड्स को या दो कोलाइड्स को सपोज आपने कंपेयर करना हो कि सपोज आप कह रहे हैं ग्लूकोज और सक्रोज को, थोड़ी देर के लिए ग्लूकोज और सक्रोज दो हम ले रहे हैं, हम कहते हैं कि क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है? हाँ जी दोनों एक्टिव हैं। किस साइड पे रोटेट कर रहे हैं? राइट साइड पे कर। आपने ये कंपेयर करना है कि इनमें से ज्यादा रोटेशन कौन करता है, तो आप कैसे कैसे डिसाइड करेंगे? आप जरा बात समझिएगा। चूंकि जितनी ज्यादा मिकदार होगी यहाँ पे आपके सैंपल की, जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन होगी उतना ही वो लाइट को रोटेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। सपोज मैंने एक गिलास पानी में कोई 8 चम्मच चीनी डिजॉल्व की
और उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट के सामने रखा। जब प्लेन पोलराइज्ड लाइट के सामने 8 चम्मच वाला रखूंगा तो वो तो उसमें तो बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन है, बहुत ज्यादा मॉलिक्यूल्स हैं जो कि उस लाइट की रेडिएशन को रोटेट करेंगे। लेकिन अगर उसकी बजाय मैं सिर्फ आधा चम्मच उसी गिलास में डिजॉल्व करता तो शुगर के कम मॉलिक्यूल्स होते। तो इट मींस कि कंसंट्रेशन मैटर करती है। इसी तरह अगर मैं कंसंट्रेशन की बजाय ये जो लाइट है, ये जो सैंपल की जगह है, इसकी जगह पे एक गिलास रखने की बजाय 8 गिलास रख दूं, 8 गिलास रख दूं जिसमें हर एक में एक एक चीनी का चम्मच डिजॉल्व किया हुआ है, तो भी नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो कि रोटेट करने के लिए मौजूद है वो ज्यादा हो जाएंगे। तो इट मींस दूसरी पाथ लेंथ भी मैटर करती है। वो वाला रास्ता जो कि रोटेट करवाता है लाइट को, रेडिएशंस को। तो मेरा कहने का मकसद ये था कि अब क्या सीन है, सीन ये है कि जितनी कंसंट्रेशन ज्यादा होगी उतनी रोटेशन भी ज्यादा होगी, और जितनी पाथ लेंथ ज्यादा होगी उतनी रोटेशन ज्यादा होगी। तो फिर हम दो कंपाउंड्स को कंपेयर करते हुए जब तक ये पैरामीटर्स फिक्स नहीं करेंगे, एक जैसे नहीं रखेंगे, फिर हम कंपैरिजन कर नहीं सकते। मैं इसकी मिसाल दूं, एक्सक्यूज मी सर, जी एक्सक्यूज मी सर, जी जी सर प्लीज आप एक दफा देख लें, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रही है, ऐसे बार बार मैसेजेस आ रहे हैं। वो शायद उसने पर्सनल करने हो, वो एवरीवन को कर रही है, तो प्लीज आप मना कर दें या रिमूव कर दें। सर जी मैं किसी को भी नहीं जानता सीरियसली इनमें से, आप इन्हें रिमूव कर दें सर जी। ये अच्छा, जानबूझकर कोई क्लास मेंबर ही है सर जो ऐसा कर रहा होगा, शायद कोई यार बॉयज में से। सर इन्हें रिमूव कर अमार, दें। टेक इट इजी, कोई ऐसी बात नहीं, कोई परेशानी वाली बात नहीं जी है, सर, आप मुझे रिलैक्स हो जाएं। जी सर। चलें जी, अब ठीक है जी। जी ठीक है सर। अच्छा जी, अमार आप तो बहुत जालिम आदमी है यार, मुझे तो आज अंदाजा हुआ है। नहीं नहीं सर जी, मैं किसी को भी नहीं जानता, ऐसा कुछ नहीं है। पता नहीं लोग क्यों करते हैं ऐसा सर, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही। अच्छा यार, टेक इट इजी, कोई ऐसी बात नहीं, परेशान नहीं हो। सर ये उसको रिप्लाई नहीं कर रहा होगा ना, तो वो इधर आ गई हैं। हाँ ये बड़ा मसला है। सर बिल्कुल। और उसने ये शिकवा भी किया है भी, बाकी सबको रिप्लाई करता है। सर आपसे रिक्वेस्ट भी किया कि हमारी सुलह करवा दें, आप कुछ करें। यस सर, सर मैं आपको ये कहा बाद है में कि सुलह करवा दें। अच्छा, मैं करवा दूंगा सुलह, मैं मुझ पे ये इखलाकी फर्ज है, मैं अमार को समझाऊंगा। सर वो तो बेचारी चली गई होगी, क्या फायदा। नहीं मैंने वेटिंग में रखा है उसको निकाला नहीं है, रिमूव नहीं किया। सर बच्ची का दिल टूट गया। नहीं टूटता, जोड़ सर देंगे। हमारा गलत कर रहा है उसके साथ, कहीं उसको और जुड़ रिप्लाई नहीं जाएगा, करता ना, तो परेशान बेचारी नहीं इधर हो, आना पड़ा उसको। लेक्चर पे फोकस करें। अच्छा मैं कह रहा था कि हाँ, ऑप्टिकली एक्टिविटी को मैं डिस्क्राइब कर रहा था। मैं कह रहा था कि सपोज अब अगर चीनी का, मैं कह रहा था कि चीनी की कंसंट्रेशन ज्यादा हो और ग्लूकोज की कोई डिफरेंट हो, तो हमें कैसे पता है कि इनमें से ज्यादा कौन सा ऑप्टिकली एक्टिव है? दोनों करते तो राइट साइड पे रोटेट है। जब तक हम पैरामीटर्स फिक्स नहीं करेंगे, मैंने कहा कि कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो भी रोटेशन ज्यादा होगी। अब हमें नहीं पता कि किसकी कंसंट्रेशन ज्यादा थी, ठीक है, ग्लूकोज की ज्यादा ली हुई है या शुगर की, हमें ये अभी हमने बात नहीं। पाथ लेंथ कौन सी है वो भी बात नहीं की। और फिर एक और कैरेक्टरिस्टिक है, सपोज अगर 400 नैनोमीटर वाली वेव होगी, उसको और तरीके से रोटेट करेगा, 500 को और से, 600 को और से, 650 को और को, हर एक फ्रीक्वेंसी की रेडिएशन को
ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डिफरेंट तरीके से रोटेट करेंगे, डिफरेंट एक्सटेंट तक रोटेट करेंगे। तो इट मींस कि जो एक्सटेंट ऑफ रोटेशन हमने दो चीज़ों का कंपेयर करना है, हम तब कर सकेंगे जब उसके लिए कंडीशन सारी सेम हो। तो हम कहेंगे कि स्पेसिफिक रोटेशन, ये जो मैंने सिंबल लगाया हुआ है ना, जिसमें ये ब्रैकेट है यहाँ पे, ये पहली रो में, इस अल्फा ये रोटेशन का एंगल ऑफ रोटेशन के इर्द गिर्द ब्रैकेट लगाई, तो ये स्पेसिफिक रोटेशन का सिग्नल है। और यहाँ पे हमें लिखना है कि कितने टेम्परेचर पे कौन सी वेवलेंथ थी, तो फिर हम डिस्क्राइब कर सकेंगे। और आगे फार्मूला ये है कि आपने कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ को नीचे रखना है डिनोमिनेटर्स में, और जो रोटेशन है उसको 100 से मल्टीप्लाई करना है। अब जरा इस चीज को समझिएगा, यहाँ पे जब कंसंट्रेशन अगर डबल करें किसी चीज की, तो उसकी एंगल ऑफ रोटेशन भी डबल हो जाएगा। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, तो आंसर सेम रहेगा। 5 गुना करेंगे 5 टाइम्स, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा। तो इट मीन्स कि फिर हम डिफाइन कर सकते हैं कि किसी की कंसंट्रेशन कैसी है, पाथ लेंथ कैसे है, यही इंपैक्ट पाथ लेंथ का होगा। तो ये फार्मूला है। और यहाँ पे आप लिखेंगे कि फलां वाली वेवलेंथ थी, वेवलेंथ यहाँ पे लिखेंगे, और टेम्परेचर भी। चूंकि मसलन अगर आप देखें सैचुरेशन की बात करें, अगर मैं कहूँ कि सैचुरेटेड सोल्यूशन है, मसलन आपको मालूम है कि 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे एक्सटेंट ऑफ सैचुरेशन और होगा, 60 डिग्री पे और होगा। जब हीट करें तो सैचुरेशन की गुंजाइश मजीद बन जाती है। तो इसलिए हमें टेम्परेचर भी यहाँ पे लिखना है कि किस टेम्परेचर पे बात हो रही और कौन सी वेवलेंथ की बात हो रही, फिर ये फार्मूला इफेक्टिव है। तो आप कहेंगे कि स्पेसिफिक रोटेशन के लिए ये फार्मूला एंगल ऑफ रोटेशन मल्टीप्लाइड बाई 100, मल्टीप्लाइड बाई 100 इसलिए करते हैं कि ये एंगल ऑफ रोटेशन बहुत थोड़ा सा होता है, ताकि उसको थोड़ा डिजिट्स को मुनासिब करने के लिए, रीडेबल या आगे रिपोर्टेबल बनाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। तो ये स्पेसिफिक रोटेशन का फार्मूला था। तो जो हमारे पास सर ये जो आपने ब्रैकेट में लिखा हुआ है अल्फा, सर वो क्या चीज है? ये वाला जो अल्फा है, ये एंगल ऑफ सर जो रोटेशन, आपने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, जो ब्रैकेट में, मैं अर्ज कर रहा हूँ, ये वाला एंगल ऑफ रोटेशन है। और ये वाला एंगल ऑफ रोटेशन को जब ब्रैकेट में कर लें तो इसको आप स्पेसिफिक रोटेशन बोलते हैं। और इस स्पेसिफिक रोटेशन के साथ यहाँ पे कि किस लैम्डा पे और कितने टेम्परेचर पे काम किया है वो भी डिस्क्राइब करना होता है। ठीक है जी। तो स्पेसिफिक रोटेशन को आप डिफाइन कर सकते हैं, इट इज द रेशियो ऑफ, किस किस की रेशियो है ये देखें, इट इज द रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ 100 एंड एंगल ऑफ रोटेशन विद रेशियो किसके साथ है, प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन एंड पाथ लेंथ। तो यूं आप कह सकते हैं कि ये रेशियो है 100 और एंगल ऑफ रोटेशन की, कंसंट्रेशन और पाथ लेंथ के प्रोडक्ट के साथ। अच्छा, ये दो लोग जो थे ड्रज एंड यंग, इन्होंने काम किया और इन्होंने कहा कि पाथ लेंथ का भी लिंक है, पाथ लेंथ का भी लिंक है, ये सॉरी पाथ लेंथ का कह रहा हूँ, वेव लेंथ का भी लिंक है कि कौन सी वेव लेंथ हो तो वो कितनी रोटेशन शो करेगी, ये भी मैटर करता है कि 400 वाली ज्यादा करेगी, 500 वाली, 600 वाली, या जो भी। तो उसके लिए उन्होंने ये फार्मूला एक इक्वेट किया, इक्वेशन दी, जिसमें ये सारी टर्म जो यहाँ पे वाई एक्सिस पे है, ये वाली यहाँ पे जो अभी बॉक्स में आपको नजर आ रही लेफ्ट हैंड साइड पे, ये वाई एक्सिस, वाई इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो इसमें एक्स ये है। अल्फा को इस सारे, यानी इस सारे के अगेंस्ट जब आप प्लॉट करें तो ये एक स्ट्रेट लाइन आती है जिसमें स्लोप ये लैम्डा सी, यानी जो कि ये वेव लेंथ है किसी भी चीज की, उसका स्क्वायर और प्लस के, ये दो कांस्टेंट्स हैं वैसे स्लोप और इंटरसेप्ट से जो आएंगे, बाकी ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये मुझे दे दो। ऑफ कर दें। बाइक बैग पड़ा है वो मैडम ये रजिस्टर मैडम रिदा को दे दो। हाँ भाई, बात हो रही थी, आवाज आ रही है?
हेलो भाई, मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, यस आपकी सर, आवाज आ आवाज रही है लेकिन आ स्लो है रही बहुत है। सर। आ रही है सर आपकी। यस सर, स्लो है आवाज। क्या हो रहा है आवाज को? जी सर जी सर स्लो है काफी। लो है। ओके। असल में मैं आज गांव में हूँ और यहाँ पे थोड़ा सा नेटवर्क अच्छा नहीं है, ठीक है, थोड़ा प्रॉब्लम है सिग्नल्स का। अच्छा खैर, मैं बात कर रहा था। हाँ, तो मैं कह रहा था कि कितनी रोटेशन होगी और क्या वेवलेंथ होगी, इनका लिंक इन्होंने फाइंड आउट किया, ये ड्रज नामी शख्स ने। और उस जो यांग था, इसने प्रोटीन में ऑब्जर्व किया कि ये स्ट्रेट लाइन आती है। अब एक और चीज़, ये पहली प्रॉपर्टी मैंने डिस्कस कर दी। तो कोलाइड्स जो है वो ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ऑप्टिकल एक्टिविटी शो करते हैं, ऑप्टिकल रोटेशन शो करते हैं, ये उनमें प्रॉपर्टी है। दूसरी बात, जो दूसरी प्रॉपर्टी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास है ऑप्टिकल एन आइसोट्रोपी। आइसोट्रोपी क्या होती है? आइसोट्रोपी का मतलब ये होता है कि जब किसी आइसो का मतलब है सेम, आइसोट्रोपी का मतलब है कि जब सेम प्रॉपर्टीज हो, सेम बिहेवियर हो। ऑप्टिकली आइसोट्रोपिक होने का मतलब ये कि कोई ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जब सेम हो, वो ऑप्टिकल सेम प्रॉपर्टीज कब हो सकती हैं? मसलन आप देखें कि हमारे पास जो जो प्रॉपर्टीज है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्जॉर्प्शन, वो सेम है लिक्विड में, ग्लास लिक्विड में जो लिक्विड्स होते हैं उनके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होंगे, एब्जॉर्प्शन भी सेम होगी थ्रू आउट। यानी कोई सा भी वहां से आप मटेरियल उठाएं, ये बात समझिएगा, किसी एक लिक्विड का कोई सा सैंपल पोर्शन उठाएं तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम ही आएगा, और इसी तरह उसकी एब्जॉर्प्शन भी सेम आएगी, चाहे उसमें टॉप से सैंपल उठाएं, बॉटम से उठाएं, सेंटर से उठाएं। तो लिक्विड की या ग्लास की या जो क्यूबिक क्रिस्टल्स हैं, चूंकि उनमें स्ट्रक्चर एक जैसा होता है या कंसंट्रेशन सेम होती है, तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या एब्जॉर्प्शन है वो सेम होती हैं। लेकिन कोलाइड्स में ऐसा नहीं होता। क्यों कोलाइड्स में ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जो पार्टिकल्स हैं, अच्छा जो सोल्स है, यानी वो एन आइसोट्रोपिक है। क्यों? एक तो पार्टिकल्स बड़े हैं, जो छोटे जिस तरह के लिक्विड्स में या दूसरों में मैंने कहा वो तो छोटे हैं या क्रिस्टलाइन है, इसमें ऐसा नहीं है। इसमें पार्टिकल्स एक तो जरा बड़े हैं और दूसरा ये कि उनकी सिमेट्री नहीं है, वो सिमेट्रिक नहीं है। जिस तरह के क्रिस्टल लैटिस वाले जो जो हमारे पास मटेरियल्स हैं उनमें तो एक सिमेट्री है, लेकिन सोल्स के अंदर सिमेट्री नहीं होती। तो एसिमेट्रिक होने की वजह से या पार्टिकल्स बड़े होने की वजह से उनके अंदर एन आइसोट्रोपी देखी जाती है। यानी आप कहीं पे देखेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोई और होगा, कहीं पे देखेंगे तो और होगा, एब्जॉर्प्शन भी ऐसे ही होगी। तो आयरन हाइड्रोक्साइड या फेरिक हाइड्रोक्साइड या वनेडियम पेंटाऑक्साइड जो है, ये रॉड लाइक इसके पार्टिकल की शेप है। जो जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, ये जो कोलाइड्स है ये छोटे लेकिन रॉड लाइक है। तो वो जो रॉड लाइक है, इनके अंदर फिर एसिमेट्री देखी जाती है, यानी कहीं पे ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, किसी और जगह से देखेंगे वो डिफरेंट होंगी। तो फिर मैं कह रहा हूँ कि अच्छा बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये वाले जो मैंने कहा कि पार्टिकल्स हैं, वो सम टाइम खुद को एक अच्छे पैटर्न में अरेंज कर लेते हैं। उस अच्छे सिमिलर पैटर्न में अरेंज करने को टेक्टॉइड्स बोलते हैं, जो स्पॉन्टेनियस ओरिएंटेशन होती है। वैसे आम हालत में देखें, ये जिस तरह ब्लू रॉड आपके सामने अपेयर हुए हैं, ये जिगजैग हैं। ब्राउनियन मूवमेंट के दरमियान के दौरान भी ऐसे ही रहते हैं कोलाइड्स। कोलाइड्स के पार्टिकल्स इस तरह ये रॉड लाइक वाले में मैं कह रहा हूँ वनेडियम पेंटाऑक्साइड या आयरन या फेरिक हाइड्रोक्साइड में। लेकिन बाज़ औक़ात क्या होता है कि ये एक ओरिएंटेशन में खुद को अरेंज कर लेते हैं, उस ओरिएंटेशन को टेक्टॉइड्स बोलते हैं। वो ओरिएंटेशन कैसे है? यूं, ठीक है जी। तो मैंने कहा कि दूसरी जो प्रॉपर्टी इनके अंदर है सोल्स के, वो ऑप्टिकल एन आइसोट्रोपी है।
तीसरी प्रॉपर्टी टाइंडाल इफेक्ट है, ये हमने पहले भी पढ़ा था। टाइंडल इफेक्ट जो है कि अगर आप ट्रू सॉल्यूशन और जो हमारे पास कोलाइड्स हैं उनको कंपेयर करें तो आप देखेंगे कि अगर आप उस पर लाइट को फॉल करवाएं तो ट्रू सॉल्यूशन जो लेफ्ट हैंड साइड पे आपको बीकर नजर आ रहा है उसमें जो पार्टिकल्स हैं वो इतने छोटे हैं कि वो लाइट को स्कैटर नहीं करते, वो एब्जॉर्ब करके अगर स्कैटर करें भी तो उनकी इतनी मामूली अमाउंट है कि वो हमें विजिबल नहीं होते पार्टिकल्स। लेकिन चूंकि कोलाइड के पार्टिकल्स यहाँ पे उनका साइज बड़ा है तो वो क्या करते हैं, इधर उधर रिफ्लेक्ट कर स्कैटर करते हैं। तो इधर उधर वो जो लाइट को स्कैटर करते हैं, इधर उधर जो लाइट को स्कैटर करते हैं, इस स्कैटरिंग को आप टाइंडल इफेक्ट बोलते हैं। और जब आप इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखें, अल्ट्रा माइक्रोस्कोप के अंदर, तो यहाँ पे एक कोन सी नजर आती है। वो कोन क्यों नजर आती है कि वो जो यहाँ से मसलन आपने टार्च, इस साइड से टार्च अगर आ रही है तो उसकी वेव, उसकी रेडिएशन को ये कन्वर्ज करती है इस साइड में ना, ऐसे एक कोन शेप बनती है। तो आप जब इसको ऊपर से ऑब्जर्व करें अल्ट्रा माइक्रोस्कोप पे तो बाद वो आपको कोन शेप नजर आती है। तो इसलिए आप इसको टाइंडल कोन भी के नाम से भी याद करते हैं, टाइंडल कोन की फॉर्मेशन बनती है। इस इफेक्ट को आप टाइंडल इफेक्ट बोलते हैं। और टाइंडल इफेक्ट में जो डिस्क्राइबेबल चीज़ें हैं वो ये है कि इस फार्मूले के अंडर टाइंडल इफेक्ट शो होता है। ये क्या है कि यहाँ पे जो आई है वो इंटेंसिटी है, इंटेंसिटी ऑफ लाइट। हेलो, अच्छा अगर लिंक ख़त्म हो जाए तो आपको 2-4 मिनट के लिए दोबारा ज्वाइन करना होगा क्योंकि ये आखिरी वाला पॉइंट मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ और मीटिंग का टाइम खत्म हो गया। तो मैं सर आप बात नहीं सुन रहे हैं उसकी। जी सर आपको कुछ कह रही है। कौन कह रही है? सर सादा सॉरी। क्या कह रही है? मैंने कुछ नहीं कहा, मेरा नाम खोल नहीं रहा है सिद्रा वाला। सिद्रा क्या कह रही है? सादिया मार्क की बात कर रही हूँ मैं। सर मैंने कुछ नहीं कहा, ये मीटिंग में चली गई थी। सर वो इधर ही है, बार बार मैसेजेस कर रही है। अच्छा कोई बात नहीं, खैर है, करने दे।